गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अंग्रेजों का कहाँ आगमन हुआ, भारत में। ठीक है। अंग्रेज भारत आए, पहला अंग्रेज यात्री जो भारत आया उसका नाम क्या था? जॉन मिल्टन हॉक। ये जो है वो आपके स्थलीय मार्ग से भारत आया। किस मार्ग से? स्थलीय मार्ग। ठीक है। इसने केप ऑफ गुड होप से आने वाले जो भारत का मार्ग था उसका अनुसरण नहीं किया। और मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि ये बड़ा ही साहसी था। स्थलीय मार्ग से क्या आया? भारत आया। और भारत में कहाँ पहुंचा? सूरत। और सूरत पहुंचने के बाद यहाँ पर इसने स्थानीय शासकों को पराजित किया। ठीक है। इसके बाद जब इसने स्थानीय शासकों को यहाँ पराजित किया तो यहाँ पर एक युद्ध होगा जिसका नाम है स्वाली का युद्ध। कौन सा युद्ध? स्वाली। स्वाली जो है वो आपके ताप्ती नदी के किनारे पर क्या है? स्थित स्थल है। यहाँ युद्ध होता है और उसके बाद अंग्रेज जो है वो आपके ब्रिटेन में ये बार बार प्रयास करने लगते हैं कि महारानी जो है वो हमको भारत में क्या दें? अनुमति दें। क्या करने की? व्यापारिक कोठियों की स्थापना करने की अनुमति दे दें। तो रॉयल चार्टर पास होता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसे भारत के साथ व्यापार करने के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त होते हैं, जो केप ऑफ गुड होप के पूर्वी देशों के साथ और स्टेट ऑफ मैगलन के पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद जब अंग्रेज भारत में अपने व्यापार की स्थापना करते हैं तो हमने ये जाना था कि इनके पहले पुर्तगाली और डच जो है वो पहले से भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार और अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना के साथ साथ व्यापारिक संबंध ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके थे। तो इनके सामने चुनौतियां थी। किसकी चुनौती थी? तो पहली चुनौती पुर्तगालियों के समक्ष जो थी, दूसरा डच इनके लिए चुनौती थी और तीसरी चुनौती मुगल या स्थानीय सत्ता जो केंद्र पर थी। इनके साथ संघर्ष की इनको क्या थी? 3 प्रकार की मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अंग्रेज जो है वो काफी अच्छे डिप्लोमेट्स थे या कूटनीतिज्ञ थे। इन लोगों ने पहली बार कहाँ गए? इंडोनेशिया वाले क्षेत्र से शुरुआत की। ये डायरेक्टली इंडिया के मैनलैंड एरिया पर नहीं आए। पहले इन्होंने तटवर्ती या सीमावर्ती बाह्य प्रदेशों को जीतने का प्रयास किया। उसके बाद ये कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। जब ये भारत में आएंगे तो इनके जो ब्रिटिश शासक हैं जेम्स प्रथम, उन्होंने एक अपना डेलीगेशन ग्रुप भेजा था जिसको चेयर्ड या प्रतिनिधित्व कर रहे थे कौन? आपके विलियम हॉकिंस। उन्होंने कन्विंस करने के लिए प्रयास किया किसको? जहांगीर को। और जहांगीर से अनुमति ले ली कि वेस्टर्न कोस्टल एरियाज में अपनी ट्रेडिंग पोस्ट को वो एस्टैब्लिश करेंगे या उनकी स्थापना करेंगे। तो अनुमति तो मिल गई लेकिन अंग्रेज यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। वे चाहते थे कि संपूर्ण भारत में उनको क्या मिले? ट्रेडिंग पोस्ट को स्थापित करने की अनुमति मिले। ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि दूसरा डेलीगेशन ग्रुप जो है वो आपके थॉमस रो के नेतृत्व में भारत में भेजा जाएगा। और फाइनली थॉमस रो जो है वो आपके जहांगीर के साथ बात करके संपूर्ण भारत में ट्रेडिंग पोस्ट को स्थापित करने के संदर्भ में क्या हो जाएंगे? सक्सेसफुल हो जाएंगे। उनको अनुमति मिल जाएगी। इसके बाद जो है वो संघर्ष शुरू होगा और अंग्रेज जो है वो अपना व्यापार विस्तार तथा व्यापारिक कोठियों की स्थापना पर आगे बढ़ेंगे। जिसमें आपने पहली चीज ये जानी थी कि पुर्तगालियों के साथ क्या हुआ? संघर्ष हुआ। फाइनली पुर्तगालियों के साथ वैवाहिक संबंध और अन्य प्रकार की संधियों के माध्यम से इस संघर्ष को उन्होंने क्या किया? समाप्त किया। और संपूर्ण पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार पर अंग्रेजों की सत्ता को या डोमिनेंस को पुर्तगालियों ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया? अपने व्यापार विस्तार की गतिविधियां करी, वहां के स्थानीय शासकों को कन्विंस किया और लास्ट में ये कहा जाते हैं? बंगाल वाले एरिया। तो बंगाल वाले एरिया में आपके केंद्रीय मुगल सत्ता और वहां के स्थानीय सूबेदारों के साथ ये क्या करेंगे? अब उनके साथ टाई अप करने का प्रयास करेंगे। तो कल ये वाली सारी बातें हमने क्लास में जान ली थी। आगे कुछ चीजें जो बाकी रह गई हैं उनको आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात जो आपके अंग्रेजों के बारे में भारत में कि जो आपका थॉमस रो है, कौन है आपका? थॉमस रो। ये जो थॉमस रो है ये आपके भारत में कब आया? भारत में ये अंग्रेजों के दूसरे प्रतिनिधि मंडल को आपके उसके चेयरपर्सन के रूप में आया था। कौन? आपका थॉमस रो। तो जहांगीर के दरबार में आया। ब्रिटेन के जो शासक जेम्स प्रथम है उनके राजदूत के रूप में आया। क्यों आया था? क्योंकि कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे उन्होंने अनुमति जब ली तो केवल पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर व्यापार करने की क्या मिली थी? व्यापारिक पोस्ट
जो थी उनकी स्थापना करने की अनुमति मिली। अब ये आएंगे तो ये कहां पर पहुंचते हैं, ये पहुंचते हैं सितंबर 1615 में सूरत, है ना। आप जानते हो कि भारत के ये वाले क्षेत्र पे यहाँ क्या है, सूरत, ये सूरत पहुंचे। और ये वाला जो राज्य है क्या है आपका, गुजरात, यहाँ क्या है आपका, राजस्थान। तो ये जहांगीर जो है वो उस समय में जब आपके थॉमस रो भारत पहुंचता है, तब जहांगीर कहाँ है, राजस्थान में है। और राजस्थान में भी कहां पर है, तो आंसर है अजमेर में। कहां पर है आपके, अजमेर। तो जो थॉमस रो है, इनकी मुलाकात जहांगीर से एक किले में होती है, जिस किले का नाम है मैगजीन का किला। क्या नाम है, मैगजीन का किला। तो अजमेर शहर में मैगजीन के किले में जो थॉमस रो है उनका प्रतिनिधि मंडल मिलता है, और जहांगीर को इस बात के लिए कन्विंस कर लेता है कि वे संपूर्ण भारत में व्यापारिक कोठियों की स्थापना करेंगे। क्लियर है। इसके बाद आप देखते हैं कि ये जो आपका थॉमस रो है, ये थॉमस रो भारत में 3 वर्ष तक निवास करता है। जो भारत के अलग अलग क्षेत्र, जैसे कि इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इसके अलावा अजमेर राजस्थान में, और मांडू आपके मध्य प्रदेश में निवास करता है। और इन क्षेत्रों की यात्राएं की, वहां से काफी एक्सपीरियंस लिया, और अपनी जो यात्रा थी उसका वर्णन इसने एक किताब में किया, जिस किताब का नाम है पूर्वी द्वीपों की यात्रा। ठीक है। तो यह किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, सर थॉमस रो के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो आपने अंग्रेज लोग हैं, इन्होंने दक्षिण भारत वाले क्षेत्र पर, किस वाले क्षेत्र पे, दक्षिण भारत। जब दक्षिण भारत वाले क्षेत्र पर वहां के स्थानीय शासकों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहे और अपनी ट्रेडिंग पोस्ट को दक्षिण भारत में स्टैब्लिश करना शुरू किया, तो पहली बार इन्होंने गोलकुंडा नामक क्षेत्र, किस क्षेत्र पर, गोलकुंडा। तो सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं कि गोलकुंडा कहाँ है। ये है आपका सदर्न इंडिया, यानी भारत का कौन सा क्षेत्र, दक्षिण वाला क्षेत्र। इस दक्षिण भारत वाले क्षेत्र पर यहाँ जो आपका आंध्र प्रदेश है, इस आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र पर एक एरिया है जिसका नाम है क्या, गोलकुंडा। और गोलकुंडा में उस समय में यहाँ पर सुल्तान थे जिसका नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह। ठीक है। तो गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह को अंग्रेजों ने उनके साथ नेगोशिएशंस किए, अपनी कूटनीति का प्रयोग किया, उन्हें आधे जो चुंगी कर है उसको देने का वादा कर दिया, और कई प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए इनसे काफी प्रशंसा प्राप्त की, और इनको कन्विंस करके गोलकुंडा नामक क्षेत्र क्या किया, प्राप्त किया। ठीक है। जब भी किसी क्षेत्र में यदि आपको ट्रेडिंग पोस्ट की स्थापना करनी है, स्वाभाविक सी बात है, जैसे आप लोगों को कभी क्या होना होता है, किसी पिकनिक में जाना होता है, तो मम्मी पापा को क्या करना पड़ता है, अनुमति लेना पड़ता है ना। तो रोज आप मम्मी पापा से चाहे जैसे बात करो, पर पिकनिक में जाना तो आप फिर क्या करें, मम्मी आज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही, है ना, ऐसे आप बोलते हो ना। पापा जी पानी लाऊं क्या, पापा जी आज खाना लगाऊं क्या, ऐसे बोलते हो ना। तो स्वाभाविक सी बात है कि जैसा आप अपने मम्मी पापा को कन्विंस करते हैं ना, वैसे ही अंग्रेजों को भी यहाँ क्या करना है, कन्विंस करना है। किसको, शासकों को। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये लोग भी क्या करेंगे, कुछ कुछ तो चीज उनको देंगे, तो ये गिफ्ट्स देंगे, उनको इम्प्रेस करने की काफी क्या लगाएंगे, एफर्ट्स लगाएंगे। और इस एफर्ट्स के बाद ही आप देखेंगे कि अब्दुल्ला कुतुब शाह ने गोलकुंडा वाले क्षेत्र पर इनको अपनी ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित करने की क्या दे दी, अनुमति दे दी। अब आप इस एरिया की लोकेशन देखें तो ये क्षेत्र जो है वो आपके बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र से लगा हुआ है। किस क्षेत्र से, बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में यहाँ पर क्या है, आपकी बंदरगाह है। तो स्वाभाविक सी बात है इन बंदरगाहों से अंग्रेजों को क्या होगी, माल या वस्तुओं को लाने ले जाने में सुविधा मिल जाएगी, और इस बंदरगाह क्षेत्र से वो अपने व्यापार को सुगमता पूर्वक कर भी सकेंगे। इसीलिए इस क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए उन्होंने गोलकुंडा के सुल्तान को मनाने का प्रयास किया। अब जब गोलकुंडा का सुल्तान उनको अनुमति देगा, तो अनुमति देने के लिए कुछ आदेश जारी किए जाते हैं, और इन आदेशों का संकलन जो है वह फरमान कहलाता है। क्या कहलाता है, फरमान। तो गोलकुंडा का सुल्तान जो है वो अंग्रेजों को इस क्षेत्र पर जो आपके आदेश पत्र जारी करता है उसे सुनहरा फरमान या गोल्डन फरमान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ये गोल्डन फरमान जो है अंग्रेजों को जारी किया गया, जिसमें इस सुल्तान ने अंग्रेजों को यह अनुमति दी कि वे केवल कितना रुपए दिया करेंगे उसको, 500 पैगोडा। और पैगोडा क्या है, सोने के सिक्के, है ना। तो जो स्वर्ण सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था, पैगोडा।
इन 500 पैगोडा के बदले में वार्षिक रूप से इनको कितना देना है, 500 पैगोडा देना है। और इसके बदले में गोलकुंडा के सुल्तान ने इस क्षेत्र के संपूर्ण बंदरगाहों पर अंग्रेजों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दे दी। ठीक है, तो इस प्रकार से दक्षिण भारत वाले क्षेत्र पर अंग्रेजों ने अपना क्या किया, राज्य विस्तार किया, अपनी ट्रेडिंग पोस्ट की क्या की है, स्थापना। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि मद्रास वाला क्षेत्र, कौन सा वाला क्षेत्र, मद्रास, तो हम देखते हैं कि यही आपका आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है। और इस आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र पर ये एक छोटा सा क्षेत्र है आपका क्या, मद्रास। तो आगे गोलकुंडा के सुल्तान को जब इन्होंने मना लिया तो फिर अब मद्रास वाले क्षेत्र की तरफ क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। मद्रास वाले क्षेत्र पर जब ये जाएंगे तो ये मद्रास वाले क्षेत्र पर एक अंग्रेजी अधिकारी है जिसका नाम है फ्रांसिस डे। ठीक है, फ्रांसिस डे ने यहाँ पर आपके जो मद्रास का स्थानीय शासक है उसे कन्विंस कर लिया और मद्रास को पट्टे पर ले लिया, है ना। पट्टे पर लेना मतलब अपन उसकी कुछ राशि चुकाएंगे और वहां पर अपनी क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अब जब इसने मद्रास को पट्टे पर लिया, वहां व्यापारिक कोठी की स्थापना की, उसका नगरीकरण किया और उसका क्या किया, विकास किया, तो यही फ्रांसिस डे जिसने मद्रास जो शहर है इसका विकास करने के साथ साथ वहां बंदरगाह, वहां की अवसंरचनात्मक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, परिवहन आदि सुविधाओं को स्थापित करने के बाद ये जो आपकी ट्रेडिंग पोस्ट थी, तो आपने ये जाना था कि ये लोग अपने कुछ ट्रेडिंग पोस्ट को फोर्टिफाइड करते थे। फोर्टिफाइड मतलब किलेबंदी करना, और उस ट्रेडिंग पोस्ट में ये किलेबंदी करके क्या करते थे, अपना जो आपका व्यापारिक किला होता था उसकी दीवारें काफी ऊंची ऊंची बनाकर उसे सुरक्षित रखने का या अभेद्य बनाने का प्रयास करते थे। ये जो ट्रेडिंग पोस्ट थे इनमें माल को स्टोर करके रखा जाता था, इसमें रसद रखा जाता था, निवास स्थान के रूप में प्रयोग किए जाते थे, और इसके अलावा आप देखेंगे कि ये अस्त्र शस्त्रागार के रूप में आगे प्रयोग किए जाएंगे, है ना। अधिकारी, क्लर्क, कर्मचारी की जो परिवार है वो भी यहाँ पर क्या करता था, निवास करता था। तो ये जो ट्रेडिंग पोस्ट है एक तरीके के क्या होते थे, गोदाम, लेकिन इन लोगों ने उसको क्या किया है, दुर्गीकृत किया है। तो मद्रास पट्टे पर लेने के बाद इस मद्रास वाले क्षेत्र को दुर्गीकृत करने का प्रयास जिसने किया उसका नाम है फ्रांसिस डे। इसीलिए इस व्यक्ति को आधुनिक मद्रास का क्या कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो फ्रांसिस डे है इसने किसको कन्विंस किया, यहाँ पर चंद्रगिरी के शासक, जो कि कहा, चंद्रगिरी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। तो ये जो लोकेशन है ये आंध्र प्रदेश में किसकी है, चंद्रगिरी की है। और चंद्रगिरी के शासक से अनुमति लेने के बाद एक छोटा सा क्षेत्र जो मद्रास था उसे ही इसने क्या किया है, विकसित करने का प्रयास किया। और यहाँ पर इन्होंने अपना पहला किला स्थापित किया। कौन सा किला स्थापित किया, पहला किला, जिसका नाम क्या है आपका, सेंट फोर्ट जॉर्ज। ठीक है, तो सेंट फोर्ट जॉर्ज किले की स्थापना किसने करवाई, फ्रांसिस डे ने। कहाँ करवाई, मद्रास में। कब करवाई, हाँ, तो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया पहला आपकी किले बंद व्यापारिक कोठी या फोर्टिफाइड ट्रेडिंग पोस्ट जो थी वो क्या थी आपके, सेंट फोर्ट जॉर्ज, जो कहां पर स्थापित की जाएगी, आपके मद्रास में। आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने 3 बड़ी बड़ी व्यापारिक कोठियों की स्थापना करवाई। एक पहली कहां पर, मद्रास, दूसरी कहां करेंगे, बॉम्बे, और तीसरी कहां करेंगे, बंगाल। तो आज आपने ये जाना पहली हो गई। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो दूसरी व्यापारिक कोठी है वो आपके बंबई वाले क्षेत्र पर या बॉम्बे वाले एरिया में क्या की जाएगी, विकसित। तो दूसरी जो व्यापारिक कोठी जो आपके बॉम्बे वाले एरिया पर स्थापित की जाएगी उसका नाम है कैसल। क्या है आपका, कैसल। तो बॉम्बे कैसल नामक जो आपकी व्यापारिक कोठी है इसका विस्तार जो है या इसका विकास किसके द्वारा किया गया, गैरोल्ड ओंगियार के द्वारा किया गया। ये जो गैरोल्ड ओंगियार है इसको बॉम्बे का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, अब पहली बात कि ये बॉम्बे इनको मिला कैसे था, तो पुर्तगालियों के साथ संघर्ष के बाद मिला था। किसके बाद, पुर्तगालियों के साथ संघर्ष। आपने देखा था कि जब अंग्रेज भारत पर आए और उन्होंने अपना व्यापार विस्तार शुरू किया था तो पहली कोठी कहाँ लगाई थी, सूरत में। और जो पुर्तगाली थे उनका पश्चिमी तटीय जो समुद्री क्षेत्र था इस पर बहुत सारी व्यापारिक कोठियां थी, उनके बहुत बड़ा साम्राज्य था इस वाले एरिया पर। तो यहाँ संघर्ष होने लगा। पुर्तगाली जो है वो डिससेटिस्फाइड हुए कि आपने अंग्रेजों को सूरत में ट्रेडिंग पोस्ट लगाने की अनुमति दी तो कैसे दी। ठीक है, तो
तो अब वो मुगलों से भी कहने लगे कि दबाव, मुगलों के ऊपर दबाव बनाने लगे कि आप अंग्रेजों से ये सूरत पर जो व्यापारिक कोठी स्थापित करने की आपने अनुमति दी है उसे क्या लें, वापस लें। तो यहाँ क्या होने लगेगा, युद्ध होने लगेगा। ठीक है, फिर युद्ध होगा तो यहाँ पर अंग्रेज विजित हो जाएंगे और पुर्तगालियों को क्या करेंगे, पराजित। लंबा संघर्ष होने के बाद आप देखते हैं कि अंततः पुर्तगालियों ने अंग्रेजों से क्या कर ली, संध्या कर ली। और संध्या करने के पश्चात जो है वो आपके वैवाहिक संबंधियां या मैरिटल जो रिलेशनशिप्स हैं इनको स्टैब्लिश करके अपने अच्छे संबंध करने के क्या किए, प्रयास किए। ठीक, तो जब आपके पुर्तगाली जो हैं वो आपके अपनी राजकुमारी जो है उसका विवाह करवाते हैं, किसके साथ, प्रिंस चार्ल्स द्वितीय के साथ। तो जो आपका यहाँ पर सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई था उसे क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया। किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। तो अब यहाँ पता चल गया है कि बंबई कैसे मिला। अब बात आती है कि इनका तो पहला व्यापारिक केंद्र क्या है, सूरत। लेकिन सूरत पर आप देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है, कौन सा वाला, ये वाला एरिया, यहाँ पर मुगलों के अलावा एक और शक्ति का अभ्युदय हुआ या ओरिजिन हुआ, वो थे आपके मराठा। कौन थे आपके, मराठा। तो मराठा लोग जो है वो उत्तर भारत की तरफ और मुगलों के केंद्र की तरफ क्या हो रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर उन्हें सूरत वाले क्षेत्र में मराठा संघर्ष का क्या करना पड़ेगा, सामना। और अंग्रेज अभी नए नए हैं, वो एकदम से नहीं चाहते कि हम मराठों के सामने क्या हो जाए, सामने आए और हम उनके साथ क्या करें, संघर्ष करें। तो अंग्रेजों ने सोचा कि मराठा संघर्ष से बचना है तो ये जो सूरत वाला रीजन है इसको छोड़ दो और अपनी सारी ट्रेडिंग पोस्ट कहाँ ले आओ, ये वाले एरिया पर। इसीलिए इन्होंने बंबई के विकास करने का कार्य सोचा और उस अधिकारी का नाम क्या है, गैरोल्ड ओंगियार। इस गैरोल्ड ओंगियार नामक अधिकारी ने सोचा कि हमको अपना सूरत से संपूर्ण व्यापारिक कोठियों का स्थानांतरण कहाँ कर लेना चाहिए, बंबई। और इस प्रकार से अब ये व्यक्ति जो है वो बंबई में कई बंदरगाहों की क्या करेगा, स्थापना करेगा। तो बंबई में बंदरगाह स्थापित करेगा। इसके अलावा यहाँ पर ये अपनी ट्रेडिंग पोस्ट लाएंगे और इस ट्रेडिंग पोस्ट का ये फोर्टिफिकेशन या किलेबंदी करना शुरू करेंगे। किलेबंदी से आप परिचित हो गए हैं अब कि किलेबंदी क्या कहलाती है। अब किलाबंदी करके इन्होंने ये जो एक, देखिए ये वाली जो एक ट्रेडिंग पोस्ट है, ऐसी इन्होंने फैक्ट्री, क्या आपको ये छोटी सी फैक्ट्री लग रही है, नहीं ना। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े किले बंद कोठरियों का क्या करते थे अंग्रेज लोग, निर्माण करते थे। ठीक है, जहां पर निवास स्थान, गोदाम, रसद, अस्त्र शस्त्र, ये सारी चीजें जो है वो रखी जाती थी। बस एक चीज नहीं होती थी, वो नहीं होता था प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बस नहीं करते थे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि अगर वो यहाँ करने लगते तो जो आपके भारतीय लोग हैं वो भी क्या होते, सीखते, और वो ये सिखाना नहीं चाहते थे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर उन लोगों ने बस ये काम नहीं किया। ठीक है, तो इस जो व्यापारिक कोठी का, किलेबंद व्यापारिक कोठी का विकास गैरोल्ड एंगियार के द्वारा बंबई क्षेत्र में किया गया, उसका नाम है बॉम्बे कैसल। तो ये है आपका क्या, बॉम्बे कैसल। इसके अलावा इसने यहाँ पर आपके जो मुख्यालय है उसको सूरत से कहाँ स्थानांतरित किया, बंबई स्थापित किया। यहाँ पर इसने टकसाल की स्थापना करी, किसकी, टकसाल की, यानी यहाँ पर सिक्के ढलाई भी करने लगे। तो इतने सारे कार्यों को करने के कारण इसे ही बंबई का संस्थापक कहा जाता है। किसे, गैरोल्ड एंगियार को। और ये कब से कब तक बंबई का गवर्नर रहा है, 1669 से 1677। तो आप लोगों ने देखा कि जो मैंने 3 व्यापारिक कोठियों की बात करी, तो पहली आपके कहां पर हुई, मद्रास में, उसका नाम था सेंट फोर्ट जॉर्ज। उसका किसने स्थापना किया था, फ्रांसिस डे ने। कब किया था, 1639। ठीक है, फिर आप कहाँ आ गए, बॉम्बे। तो ये कौन से नंबर की है, दूसरे नंबर की है। और ये जो दूसरे नंबर की व्यापारिक कोठी है या बंबई का जो विकास है वो कब से कब तक हो रहा है, 1669 से 1677 तक। यहाँ पर है आपके सॉल्सेट द्वीप पर, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि अब किसकी तरफ रुख है, अंग्रेज सबसे ज्यादा जो हैं वो कहाँ जाना चाहते हैं। तो आप लोग जान लीजिए कि अंग्रेज जो है वो कहाँ जाना चाहते हैं, आपके बंगाल। और बंगाल क्यों जाना चाहते हैं इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अंग्रेज बंगाल पर अपनी सत्ता की स्थापना करने का मुख्य कारण ये है कि ये जो आपका बंगाल है, बंगाल इस तरीके से कुछ इतने एरिया पर था। ठीक है, उस समय का बंगाल इतने एरिया पर था। ठीक, यहां से आपके निकलती कौन सी रिवर, आपके गंगा रिवर। कौन सी रिवर निकलती है आपके, गंगा। तो आप देखेंगे कि ये वहां, यहाँ से आपके गंगा नदी का उद्गम होता है।
यहाँ से आपकी यमुना नदी है, तो ये है गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, ठीक है। ये आपकी कौन सी नदी है, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। और इस वाले हिमालय पर्वत वाले क्षेत्र से बहुत सारी नदियां जो हैं वो इन नदियों में आकर क्या मिलती हैं, सहायक नदियों के रूप में मिल जाती हैं। तो बहुत बड़ा नदियों का क्षेत्र है। और नदियां जब आपके जिस क्षेत्र से बहती है तो दोनों ओर अपने मिट्टी का निक्षेपण या डिपोजिशन करती हैं, जिसके कारण दो दो नदियों का जो डिपोजिशन एरिया है जब वो कॉमन एरिया के रूप में डेवलप होता है तो उसे दोआब कहते हैं। अच्छा, ये दोआब क्षेत्र की विशेषता क्या है कि ये जो आपका दोआब वाला रीजन होता है ये बहुत अधिक फर्टाइल होता है। कैसा होता है, फर्टाइल। फर्टाइल मतलब बहुत अधिक उपजाऊ है। और उपजाऊ होगा तो यहाँ पर जो आपके फसलें हैं, कृषिगत फसलें हैं, चाहे गेहूं हो, चावल हो, जूट की फसल हो, अनाज हो, कपास हो, व्यापारिक फसलें हों, सबका उत्पादन कैसा होगा, सरप्लस पर। और जब यहाँ पर सरप्लस पर प्रोडक्शन होगा तो इस समय पर जो तत्कालीन समय है उस समय में राजस्व की आय का मुख्य साधन लगान है। क्या है आपका, लगान। तो ये जो लगान या भू राजस्व वसूला जाता है ये सबसे बड़ी आय का साधन है। तो अब अंग्रेजों की नजर किस तरफ आई, बंगाल की तरफ आई। और इस बंगाल की तरफ क्यों आई, उसका कारण है कि गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है या गंगा नदी घाटी वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर राजस्व बहुत अधिक क्या हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। और अंग्रेज जो है उनको पहले से ही ब्रिटेन से ये आदेश थे कि आपको यहाँ पर जो राज्य विस्तार करना है वो भारतीयों के पैसे पर और भारतीयों के पैसों से ही करना है। सोचिए कि उनने अपना पैसा तक नहीं लगाया भारत में और भारतीयों के पैसों से भारतीयों को ही गुलाम बनाया, ऐसे थे अंग्रेज, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र पर जो है उन्होंने इस मंशा से अब यहाँ विस्तार करना चाहते हैं। तो अब जब ये यहाँ की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें ये जो व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, जॉब चारनॉक। कौन है आपका, जॉब चारनॉक। ये जॉब चारनॉक जो है अब यहाँ के एक मुगल सूबेदार, उसका नाम है अजीम उस्सान। बंगाल का मुगल सूबेदार कौन है, अजीम उस्सान। इस अजीम उस्सान को कन्विंस करना शुरू किया, फिर से वही सर सर सर, ऐसा है वैसा है ना। और बड़ा कन्विंस करके उससे क्या कर ली, लोभ लालच दिया, बड़ी इंपोर्टेंट चीज, अरे ये लो, ये वाली वाइन, ये वाला टेस्ट है ना, ऐसे करके बहुत क्या किया, बढ़िया उन लोगों को कन्विंस कर लिया। अब ये जो बंगाल का सूबेदार है ये क्या हो जाएगा, मान गया कि ठीक है हमको बढ़िया रॉयल फैसिलिटी आप दो, हमको ये भी दो वो भी दो। और इन लोग भी जो थे बड़े लालची टाइप के थे तो मान गए ये लोग, कौन, अजीम उस्सान। और जब अंग्रेजों को इन लोगों ने मतलब अंग्रेज इनको कन्विंस कर पाए तो अब ये जो अजीम उस्सान है ये क्या देगा, आदेश देगा ना। आप किसी के टेरिटोरियल रीजन पर जब जाओगे तो वहां पर आपको अगर ट्रेडिंग पोस्ट की स्थापना करनी है, अपना व्यापार करना है, तो आपको उससे क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति। तो अजीम उस्सान से ही क्या लेंगे, अनुमति। और उस अनुमति पत्र को क्या कहते हैं, फरमान। तो अंग्रेजों ने अजीम उस्सान से एक फरमान प्राप्त किया और अजीम उस्सान ने इस फरमान के अंतर्गत मात्र आपके 1200 रुपए के वार्षिक कर, कितने, 1200 रुपए के वार्षिक कर पर जो बंगाल में आपके 3 क्षेत्र थे जिनका नाम है गोविंदपुर, सूतानाती और कलिकाता, ठीक है। ये 3 क्षेत्र जो हैं वो आपको किसको दे दिए, आपके अंग्रेजों को दे दिए। आगे कालांतर में यही जो गोविंदपुर, सूतानाती और कलिकाता वाले क्षेत्र थे ये बड़े आपके ग्रामीण एरिया थे जिनको जॉब चारनॉक नामक अंग्रेज अधिकारी ने अच्छा वेल डेवलप्ड किया। जैसे आज आप स्मार्ट सिटीज को देख रहे हैं ना, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्टेशन है, कनेक्टिविटी है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक, आपके मार्केट्स हैं। तो जिस तरीके का डेवलपमेंट आप आज स्मार्ट सिटी में देख रहे हैं उसी तरीके का डेवलपमेंट इन विलेज एरियाज में किसने कर दिया, जॉब चारनॉक ने, ठीक है। और यहाँ पर भी उसने डेवलप्ड करके क्या किया, एक आपके ट्रेडिंग पोस्ट बनाई, क्या बनाई, ट्रेडिंग पोस्ट। और स्वाभाविक सी बात है कि अब आप जान गए कि ट्रेडिंग पोस्ट कैसी होती है। तो ये जो ट्रेडिंग पोस्ट है आप देखें कि इतना सुंदर इसने यहाँ पर एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाया जिसका नाम है फोर्ट विलियम। तो ऐसी एक किलाबंद कोठरी की स्थापना जॉब चारनूक ने कहां पर करी, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में। और कब करी, 1699, कब करी, 1699 में करी, जिसे किस नाम से जाना जाता है, आपके फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है। अतः इसी कारण से इसे कलकत्ता का संस्थापक कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा, जॉब चारनॉक को। और आप देखेंगे कि ये जो फोर्ट विलियम बनाया गया था उसका पहला प्रेसिडेंट जो नियुक्त किया गया था वो सर चार्ल्स अय्यर को नियुक्त किया गया था, जो जिनकी निगरानी पर इस फोर्ट विलियम पे सारे या संपूर्ण कार्य किए जाते थे।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अब बंगाल पर तो इनको अनुमति मिल गई। किससे अनुमति मिल गई? अजीम उस्सान से। और कौन कौन से शहर प्राप्त हो गए? गोविंदपुर, सूतानाती और कलिकाता। इनने वहां पर फोर्ट विलियम की भी क्या कर ली? स्थापना कर ली। परंतु अभी भी इनको क्या है? और अधिक अधिकार चाहिए। कहां पर? बंगाल पे। तो आगे चलकर बंगाल पर ये और अधिक अधिकार चाह रहे थे। तो हम देखेंगे कि केंद्रीय सत्ता पर जो शासक है जिसका नाम शाह सुजा है, ठीक है। तो मुगल प्रशासन के काल में आपने देखा कि हरम होता था, और हरम था वो मुगल शासकों की जो रानियां थी उन रानियों का क्या है? निवास स्थल है, ठीक है। अच्छा, इनकी कई सारी रानियां होती थी। तो शाह सुजा की एक प्रिय रानी जो थी उसकी तबीयत खराब हो गई। क्या हो गई? तबीयत खराब। और उसकी बीमारी का इलाज जो है वो स्थानीय चिकित्सक जो है वो नहीं कर पा रहे थे। पता ही नहीं चल रहा था कि उसको बीमारी क्या हुई है। तो यहाँ पर कहते हैं मौके का फायदा उठाना, है ना। तो अंग्रेजों ने मौके का फायदा उठाया और एक अंग्रेज डॉक्टर जो था जिसका नाम था बोटन, क्या नाम था? बोटन। इसको वहां भेज दिया। कहां पर? मुगल दरबार में। और कहा कि अरे आपकी जो फेवरेट रानी है उसका इलाज ये बोटन कर देगा। बोटन ने उस अंग्रेज रानी का क्या किया? इलाज। और इलाज करके उसको क्या मिल गया? स्वास्थ्य लाभ मिल गया। अब शाह सुजा की प्रिय रानी जब स्वस्थ हो जाएगी तो शाह सुजा को अच्छा लगेगा कि नहीं? अच्छा लगेगा, है ना। सास सुजा कहेगा अच्छा चलो मांगो, तुमने तो हमारी बीवी ठीक कर दी, ठीक है। तो अब सास सुजा जो है वो क्या करेगा? इनसे बोलेगा कि आपको क्या, स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर जो है वो आप कुछ देंगे तब कुछ मिलेगा। तो अंग्रेज जो है यहाँ पर क्या किए? स्वास्थ्य की सुविधा दी, उसको ठीक कर दिए। और उसके पीछे इनके अपने टारगेट्स पहले से सेट रहते थे कि अब इनको क्या चाहिए। तो इन्होंने सास सुजा से कहा कि हमको जो है वो आप बंगाल में क्या करें? व्यापार करने की अनुमति दें, ठीक है। तो शाह सुजा ने इनको बहुत ही कम, कितने कम? बहुत ही कम। कितना कम? तो आंसर है 3,000। मात्र 3,000 रुपए के वार्षिक कर के बदले पर ये जो आपका बंगाल आपने देखा था ना अभी, अच्छा वर्तमान वाला बंगाल नहीं, जब उस समय के बंगाल की बात आप करोगे तो ये बांग्लादेश, यहाँ का आपका असम का एरिया, ये पश्चिमी यूपी वाला एरिया, इसके बाद आपका बिहार, ये झारखंड और ये वेस्ट बंगाल। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा क्षेत्र था आपका बंगाल, ठीक है। तो इस बंगाल वाला, ये जो आपका पूरा बंगाल वाला रीजन है, इस संपूर्ण बंगाल की इतनी बड़ी भूमि केवल 3,000 रुपए के वार्षिक कर के बदले में व्यापार करने के क्या कर लिए? अधिकार अर्जित कर लिए। किसने? अंग्रेजों ने, ठीक है। अभी भी अंग्रेज यहाँ पर जो है वो आपके संतुष्ट नहीं है, ठीक है। संतुष्ट तो नहीं है। और वहां ब्रिटेन में एक अलग ही बात चल रही है। अब अंग्रेज जो है वो अपने ये जो कार्यविधि है इनको बता रहे हैं कि हम तो ये कर पा रहे हैं, कहाँ पर? बंगाल में हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। इस तरीके से ये जो है इन्होंने कार्य किया। अब ये कह रहे हैं वहां पर सरकार से, ब्रिटिश संसद में जो आपके शाही सम्राट है उनसे ये कह रहे हैं कि हमको आप लोग और अधिकार दीजिए। तो उन्होंने कहा क्या? तो ब्रिटेन की सरकार जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ अधिकार देगी तो उनको वहां की संसद में एक अधिनियम लाना पड़ेगा। तो 1707 में जो ब्रिटेन की सरकार है या शाही सम्राट है, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट पर एक क्या लाया? अधिनियम लाया। क्या लाया? आपका अधिनियम लाया। और यह अधिनियम जो है वो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ अन्य अधिकार देने के लिए लाया गया था। जब प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इसे केवल ट्रेड मोनोपोली अर्थात व्यापारिक एकाधिकार दिए गए थे। लेकिन 1707 के अधिनियम से, इस अधिनियम को जब लंदन में पास किया गया तो लंदन में इस अधिनियम को पास करके अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के कलकत्ता, बंबई और मद्रास वाले क्षेत्र में कई सारी चीजों को करने की अनुमति मिल गई। जैसे उनको युद्ध करने की अनुमति मिल गई। किसकी अनुमति मिली? हाँ। इसके अलावा उन्हें संधि, युद्ध के बाद संधि, संधि में क्या लेंगे? वो आपके हरजाना लेंगे या क्षतिपूर्ति लेंगे। इसके अलावा सिक्कों की ढलाई करने की अनुमति मिल गई। सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है? आपकी टकसाल यानी मिंट में होती है। तो इनको स्थापित करने की अनुमति मिल गई। किलेबंदी यानी फोर्टिफिकेशन करने की क्या मिल गई? अनुमति मिल गई। अर्थात जो ब्रिटेन की संसद थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे अब उनको काफी क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब जब इनको ये सारी अनुमति मिल जाएंगी तो ये अब अपने व्यापारिक अधिकारों के साथ साथ इन सभी अधिकारों का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। कौन करेंगे? आपके अंग्रेज। और इसी अनुक्रम में आप देखेंगे कि अंग्रेज जो हैं अब
पुनः जो है वो क्या करने वाले हैं, मुगल शासकों के साथ अपने संबंधों को और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जब अंग्रेज भारत आए तो अंग्रेजों ने जब बंगाल पर अपने अधिकार करने की सोची थी तो इनके संघर्ष किसके साथ हुए थे, औरंगजेब के साथ, है ना। और औरंगजेब के साथ जब संघर्ष हुआ था तो अंग्रेज वहां क्या कर गए थे, हार गए थे, है ना। और औरंगजेब ने बाद में इनके बहुत अधिक मतलब कन्विंस करने पर या बहुत अधिक विनम्रता पूर्वक व्यवहार करने के पश्चात औरंगजेब ने उन्हें पुनः बंगाल में कुछ शर्तों के अधीन क्या कर दी थी, अनुमति दे दी थी कि आप ये कार्य बस बंगाल वाले क्षेत्र में कर सकते हैं और उन कार्यों के बदले में आपको मुगल सत्ता को क्या देना पड़ेगा, व्यापारिक कर और राशि आदि चुकानी पड़ेगी। तो औरंगजेब ने इनको कुछ फैसिलिटीज दी थी युद्ध करने के पश्चात। 1,50,000 रुपए का मात्र क्या लिया था, क्षतिपूर्ति या हर्जाना लिया था युद्ध के पश्चात, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जब ये मुगल सत्ता से हारे थे, औरंगजेब से हारे थे, तो अंग्रेज उस समय से डर गए। हमें मुगलों से अगर लोहा लेना है तो हमको थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है, क्लियर। तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ना है तो ये पहले मुगल शासकों को क्या करेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से हम इन मुगल शासकों क्या करें, कन्विंस करें। तो लगातार जो आपके औरंगजेब है, उसके बाद बहादुर शाह, उसके बाद जहादर शाह और आपका फर्रुखसियर, तो इन शासकों को लगातार मुगल दरबार पर ये अपने नजराने और अपनी सुविधाएं आदि और गिफ्ट विफ्ट जो है वो क्या करते रहते थे, भेजते रहते थे, आय राशि ये सब व्यापारिक कर वगैरह भेजते रहते थे, ठीक है। तो इनके डेलीगेट्स ग्रुप्स जो है वो जाते रहते थे कहां पर, मुगल एम्पायर पे, ठीक है। अब इन्होंने जाना कि ये जो फर्रुखसियर नामक शासक जब कहां पर आया, मुगल सत्ता पर आया, ठीक है। तो फर्रुखसियर नामक जो शासक था, इससे इन्होंने सोचा कि हम बंगाल पर और अधिक अधिकार मांग ले, और बंगाल पर और अधिक अधिकार मांगने के लिए फर्रुखसियर के दरबार में इन्होंने कलकत्ता से इन्होंने एक अपना प्रतिनिधि मंडल बनाया। उस प्रतिनिधि मंडल का गठन कंपनी ने कब किया, 1715 में। और उस प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता कर रहे थे सर जॉन सरमन। कौन कर रहे थे आपके, जॉन सरमन। तो ये जॉन सरमन की अध्यक्षता में जिस प्रतिनिधि मंडल का गठन कलकत्ता में किया गया वो भेजा गया मुगल दरबार, और मुगल दरबार में किसके यहाँ भेजा गया, फर्रुखसियर के पास। अब फर्रुखसियर से जब मिलने गए तो जैसे आपके घर में मेहमान आते हैं, है ना, तो मेहमान आते हैं तो आप बातचीत करते हो, तो आप बताते हो कि अरे मैं बीमार हूँ, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही जब प्रतिनिधि मंडल आएगा तो वो ये फर्रुखसियर बीमार था, ठीक है, और बीमार था तो उसने उनसे ऐसे ही बात करी कि यार अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसा। तो उन लोग अंग्रेज सोचे कि फिर से मौका है, क्या सोचे, फिर से मौका है, ठीक है। तो अब अंग्रेज फिर से मौका ढूंढ लिए कि अब फर्रुखसियर का क्या करें, इलाज करें। तो ये जो प्रतिनिधि मंडल था जिसमें आपके लगभग 7 मेंबर्स थे, ये 7 मेंबर्स में एक व्यक्ति जो था अंग्रेज, जिसका नाम है हैमिल्टन। क्या नाम है आपका, हैमिल्टन। ये जो हैमिल्टन है ये एक सर्जन है, ठीक है। और ये सर्जन है यानी बड़ा विशेषज्ञ है किसका, आपके मेडिकल फील्ड का। तो बोले अरे सर आपको क्या हो गया, आप अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं, मतलब क्या हो गया। तो उसने बताया कि ऐसा अनईजी लगता है और मुझे मतलब ब्रेन में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो फर्रुखसियर जो है वो आपके एक मानसिक बीमारी से ग्रस्त था, ठीक है। और ये जो हैमिल्टन है, तो इन लोगों ने बोला कि अरे चिंता कौन सी बात की, लाइए मैं इलाज कर देता हूँ, हमारे तो प्रतिनिधि मंडल में हैमिल्टन जी जो है ना वो बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, और ये रॉयल एम्पायर में भी जो है वो क्या है, शाही चिकित्सक के रूप में रह चुके हैं, तो ये आपको ठीक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो फर्रुखसियर कहता है कि हाँ स्थानीय जो चिकित्सक हैं, हमारे शाही दरबार के जो चिकित्सक हैं वो तो हमें ठीक नहीं कर पाए, तो ठीक है आप ही ट्राई कर लीजिए। तो हैमिल्टन जो है वो उसको क्या कर देता है, ठीक कर देता है। और फर्रुखसियर की जो बीमारी थी जो आपके लाइलाज थी, कैसी थी, लाइलाज, जिसका कोई इलाज नहीं था, उस बीमारी को किसने ठीक कर दिया, हैमिल्टन ने ठीक कर दिया, है ना। तो जब ये फर्रुखसियर के पास गए थे तो पहली बार तो बातचीत हुई थी, तो पहली बार जब बातचीत हुई थी तो इन लोगों ने बोला था कि आप, औरंगजेब ने जो हमें सुविधाएं दी थी, औरंगजेब ने युद्ध के पश्चात हमको फिर क्या दी, संधि के बाद जो सुविधाएं दी थी, आप हमको वो सुविधाएं क्या करते रहे, देते रहे, ठीक है। हमको बंगाल में एक टकसाल यानी सिक्के ढालने के लिए एक क्या करें, टकसाल स्थापित करने की भी क्या दें, आप आज्ञा दें। और कलकत्ता के नजदीक जो 38 गांव हैं उनको हमें आप दें, खरीदने की क्या दे दें, आप अनुमति दे दें। तो ये 3 अनुमति लेकर गए थे। इनकी सिर्फ कितनी इच्छा थी, 3, ठीक है। और फर्रुखसियर बोला कि यार मैं बीमार हूँ,
थोड़ा सा तुम्हारी ये जो इच्छाएं हैं इनके बारे में देर से विचार, थोड़ा रुक के विचार करता हूँ। लेकिन जब फर्रुखसियर ठीक हुआ तो फर्रुखसियर बोला अरे क्या चाहिए बताओ, ठीक है। तो ये 3 तो दिया ही दिया, और बाद में खुद ठीक होने के बाद जब ठीक हो गया कौन, फर्रुखसियर, तो पहली सुविधा क्या देगा उनको, औरंगजेब के बाद से जितनी सुविधाएं उनको बंगाल के क्षेत्र में प्राप्त हो रही थी वो सब, यानी कर के संदर्भ में, व्यापारिक टैक्स के संदर्भ में, चुंगी के संदर्भ में, और सालाना जो भी आपके कर उनको प्रदान करना है इसके संदर्भ में, ठीक है। फिर इसके बाद बंगाल में उसने क्या कर दिया, टकसाल की स्थापना का भी क्या दे दिया, आदेश दे दिया कि ठीक है आप लोग बंगाल में भी अपने सिक्कों की ढलाई करना शुरू कर दीजिए। और साथ ही साथ अब आप देखेंगे कि कलकत्ता के नजदीक जो आपके 38 गांव हैं उनको भी क्या कर देगा, दे देगा कि ठीक है आपको यहाँ की जमींदारी या जमीन को खरीदने का क्या दिया जाता है, आदेश दिया जाता है। लेकिन हम देखेंगे कि ये जो आदेश है, ये जो सुविधाएं हैं, इनको जारी करने के लिए एक फरमान जारी किया जाएगा, किसके द्वारा, फर्रुखसियर के द्वारा। फरमान का मतलब है यही शाही आदेश। तो फर्रुखसियर के द्वारा जो शाही आदेश पारित किया गया या पास किया गया, वो कब पारित किया गया, 1717, ठीक है। तो 1717 में फर्रुखसियर ने क्या किया, एक शाही फरमान दिया, और अंग्रेज का जो डेलीगेट्स ग्रुप था जिसने 3 चीजें मांगी थी, तो उन 3 चीजों के बजाय जो आपका फर्रुखसियर है उसने तो बहुत सारी सुविधाएं दी। एक पहली सुविधा तो उन्होंने दे दी 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में आपको मुक्त व्यापार करने की अनुमति। क्या दिया, बंगाल में 3000 वार्षिक कर के बदले में मुक्त व्यापार करने की अनुमति। सिर्फ मात्र 10,000 रुपए के वार्षिक कर के बदले में कंपनी को क्या मिल गया, सूरत। तो सूरत में भी अनुमति मिल गई, और कहां मिल गई, बंगाल में भी अनुमति मिल गई। इसके बाद आप देखेंगे ये है आपका कौन सा क्षेत्र, बंबई वाला क्षेत्र। तो बंबई वाले क्षेत्र में जो इन लोग पहले से अपनी क्या कर रहे थे, टकसाल स्थापित करके अपने सिक्कों को ढालते थे, उन सिक्कों को मुगलों के संपूर्ण राज्य में चलाने की क्या दे दिए, अनुमति दे दिए। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि कलकत्ता के 38 गांव की जो भूमि खरीदने की अनुमति मांगी थी वो भी दे दिया, और बंगाल में भी टकसाल यानी मिंट की स्थापना करने के क्या दे दिए, आदेश दे दिए। ये सारी सुविधाओं वाला, इतनी सी सुविधा नहीं है, ये बहुत बड़ी सुविधाएं। और इसके माध्यम से आप देखेंगे कि अंग्रेज जिनकी नजर या जिनकी इच्छा बंगाल पर एकाधिकार की थी और संपूर्ण रूप से बंगाल वाले क्षेत्र में अपने राज्य विस्तार की थी, वो इस फरमान से फुलफिल हो गई। अब अंग्रेज बहुत अधिक क्या हैं, खुश हैं, ठीक है। और ये जो आपके कंपनी को अधिकार मिले किसके माध्यम से, फर्रुखसियर के फरमान के माध्यम से, इन्हीं अधिकार को कंपनी का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंपनी का मेग्ना कार्टा। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। क्या होता है आपका, अधिकार पत्र। तो अधिकार पत्र तो किसको मिला, कंपनी को मिला। और मुगल कहाँ पर हैं, केंद्र पर। लेकिन ये जो आपका बंगाल वाला क्षेत्र है, यहाँ तो क्या है आपके सूबेदार, क्या है आपके सूबेदार। तो अब जब सूबेदार परेशान होगा किससे, अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों से जब सूबेदार परेशान होंगे कि यार हमें टैक्स भी नहीं मिल रहा, हमें व्यापारिक कर भी नहीं मिल रहा, ये अंग्रेज मुक्त व्यापार कर रहे हैं, यहाँ किलेबंद कोठियों का विकास ज्यादा से ज्यादा किए जा रहे हैं, व्यापारिक कोठियों का और अधिक विस्तार होते जा रहा है, ये यहाँ पर सिक्के भी ढाल रहे हैं। तो भाई जो बंगाल की जनता है वो सारी सुविधाएं, प्रशासनिक सुविधाएं किससे चाहती है, मुगल सूबेदार से। लेकिन पैसा जो है वो मुगल सूबेदार को कैसा मिल रहा है, बहुत कम। उतने कम आय में मुगल सूबेदार बंगाल की जनता को प्रशासनिक सुविधाएं देने में क्या होने लगेगा, इनकैपेबल, असक्षम होने लगेगा। और जब वो इनकैपेबल होने लगेगा तो उसको गुस्सा आएगा, वो नाराज होएगा, किस पर, केंद्रीय मुगल शासक पर। और वो बोलेगा कि यार ये क्या कर दिया तुमने, ये कैसा फरमान जारी किया जिसके कारण वो लोग यहाँ पर क्या हो गए, हम पर हावी हो गए, है ना। अब इन लोगों को जो मुगल में केंद्रीय सत्ता है उससे क्या होने लगेगा, डिससेटिस्फेक्शन, किसको, सूबेदार को। और सूबेदार जब इनसे डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे तो इन लोग जब बोलेंगे, सूबेदार बोलेगा कि नहीं हम यहाँ पर ये वाला नियम लागू करेंगे, तो जो आपके अंग्रेज है वो कहेंगे तुम कौन होते हो, तुम कौन होते हो, हम तो केंद्रीय सत्ता से अनुमति लिए हैं और तुम तो केंद्रीय सत्ता के क्या हो, सबऑर्डिनेट हो, तो हम तुम्हारी बात क्यों माने। तो यहाँ पर अंग्रेज वर्सेस जो आपके बंगाल के सूबेदार हैं उनके बीच में क्या होने लगेगी, लड़ाई होने लगी। और यही संघर्ष आप देखेंगे कि बंगाल में आगे चलकर 2 बड़े और प्रमुख युद्धों का कारण बना, यही फर्रुखसियर का फरमान। एक कारण है आपका प्लासी का युद्ध
और दूसरा है आपका बक्सर का युद्ध। ठीक है, और आगे देखेंगे कि उन्होंने इस वाले क्षेत्र पे इन शासकों को पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से बंगाल पर अपना अधिकार और नियंत्रण स्थापित किया और यहाँ पर अपनी एक प्रेसिडेंसी डेवलप की जिसे बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाएगा। तो ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी के विकास का या स्थापित करने का जो मार्ग है उसको आगे बढ़ाया किसने, प्रशस्त किसने किया है? फारुखशियर के आदेश ने या फरमान ने। तो ब्रिटिश इतिहासकार और बोलता है कि ये जो फारुखशियर का फरमान है ये कंपनी के अधिकारों का एक मैग्ना कार्टा है, कंपनी के अधिकारों का एक मैग्ना कार्टा है। लेकिन भारतीय इतिहासकार फारुखशियर के इस मूर्खतापूर्ण कार्य को देखते हुए इसे लंपट मूर्ख की उपाधि देते हैं। किसकी उपाधि देते हैं? लंपट मूर्ख की उपाधि देते हैं। इसको घृणित कायर कहते हैं कि अरे मूर्ख तुमने ये क्या कर दिया। ठीक है, और इसी का परिणाम आप देखेंगे कि यही कंपनी का जो अधिकार पत्र फारुखशियर के माध्यम से मिला, आगे चलकर उन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी को जीता, वहां के राजस्व के माध्यम से इन्होंने खुद को बहुत अधिक मजबूत किया, युद्ध आदि शस्त्र आदि की राशि जुटा ली और फिर आगे अंग्रेज बड़े बड़े युद्धों में अपनी परफॉर्मेंस देंगे और भारत में राजनीतिक सत्ता के रूप में क्या होंगे? स्थापित होंगे। क्लियर है? तो ये फारुखशियर का फरमान कब जारी किया गया? 1717 में। क्यों जारी किया गया था, क्या क्या शर्तें थी, ये हमने जान ली। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अब तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो अब अंग्रेजों के संदर्भ में या अंग्रेजी साम्राज्य के बारे में कुछ अलग या अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को आज जानेंगे। ठीक है, तो इन अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में कि भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो उसकी स्थापना जब हुई तब भारत का शासक कौन था? अकबर, और वहां महारानी एलिजाबेथ। ठीक है, फिर भारत में जब इन्होंने अपनी प्रथम कोठी कहां पर स्थापित की? सूरत में। तो भारत में शासक कौन था? जहांगीर, और वहां पर जेम्स प्रथम। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि औरंगजेब ने, जब औरंगजेब और अंग्रेजों के क्या होंगे? संघर्ष होंगे। तो जब आपके संघर्ष समाप्त होगा, संधि होगी, तो हुगली पर अधिकार करने के संदर्भ में अंग्रेजों का दमन करने वाला पहला मुगल शासक औरंगजेब रहेगा और बाद में संधि करेगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 1707 के अधिनियम के द्वारा लंदन में जो आपके सरकार है उसने कुछ क्या दे दिए? विशेषाधिकार दे दिए। व्यापारिक अधिकार के अलावा उनको क्या मिलेगा? मुद्रा को छापने का। इसलिए आप देख रहे थे टकसाल की स्थापना करी। कानून बनाना, आप देखेंगे कि बंगाल का जो गवर्नर है, बॉम्बे का गवर्नर है और आपका मद्रास का गवर्नर है, ये जो गवर्नर है अपने अपने क्षेत्र पर क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार के कानून बनाएंगे और भारतीय जनता पर उन कानूनों को लागू करेंगे। ये अधिकार मिल गया था किनको? आपके ब्रिटिश लोगों को। विदेशी नीति का निर्धारण करने का, कोर्ट यानी न्यायालय की स्थापना का क्या मिल गया? अधिकार मिल गया। सजा देने का अधिकार मिला, सेना के गठन का अधिकार मिला, न्यायिक कार्य करने का अधिकार मिला। ये सारे अधिकार इनको 1707 अधिनियम के माध्यम से प्राप्त हो गए। यानी वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसके व्यापारिक अधिकार, एकाधिकार बस थे, उसके अधिकारों को क्या कर दिया था? असीमित कर दिया गया या बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि ब्रिटिश लोग सबसे पहले कहाँ आए थे? इंडोनेशिया के एक द्वीप में जिसका नाम क्या था? मलाकू द्वीप। यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद फिर वो कहाँ आए थे? भारत। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज ये जानने की है कि जब अंग्रेज भारत आए, कौन आए आपके? अंग्रेज। अंग्रेज जब भारत आए तो भारत जो था वो वैश्विक अर्थव्यवस्था में कपड़ा यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के मामले में 20% का क्या करता था? हिस्सेदारी रखता था। लेकिन हम देखेंगे कि अंग्रेज जब आएंगे तो वे यहाँ से क्या करेंगे? कच्चा माल कहाँ लेकर जाएंगे? ब्रिटेन। और कच्चा माल कपड़े के उद्योग के लिए क्या है? कपास, नील। तो कपास और नील की खेती वे कहाँ करवाएंगे? भारतीय कृषकों से। और उत्पादन को या कच्चे माल को क्या करेंगे? औने पौने दाम पर खरीदकर या सस्ते दामों पर खरीदकर ब्रिटेन लेकर जाएंगे। वहां पर चूंकि ये पुनर्जागरण और औद्योगिकीकरण कर चुके हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण इनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और क्या है? मशीन है, जहां पर मानव श्रम की बजाय मशीन से कम पैसे में ही क्या कर लिया जाता है? उसका उत्पादन कर लिया जाता है, बल्क में प्रोडक्शन कर लेते हैं और उसको बहुत ही कम दामों पर आकर भारतीय जो बाजार है उसमें कपड़े को बेचने लगे। अब क्या हुआ कि भारत के जो स्थानीय बुनकर, जुलाहे आदि थे, जो भारत में इस कपड़ा उद्योग में क्या करते थे? अपना कार्य करते थे। उस समय में भारत में मिलने वाला जो सूती का कपड़ा है वो अपने रेशे के कारण और उसके पतले कपड़े के कारण विश्व में फेमस था, है ना। भारत का रेशम का कपड़ा जो था उसका बहुत अधिक क्या था? डिमांड था वैश्विक स्तर पर। तो आप देखेंगे कि जिस भारतीय सूती कपड़े की डिमांड वैश्विक स्तर पर थी वो अब क्या होने लगेगी? कम, क्योंकि मशीन से बना हुआ कपड़ा काफी फर्निश्ड और काफी
अच्छा होता है। और एक और बात कि मशीन से बनने के कारण मानव श्रम जो है नहीं लगता, जिसके कारण कम समय में ज्यादा उत्पादन हो जाता है और सस्ता भी हो जाता है। तो ये लोग बहुत सस्ता उत्पादन करते थे, लेकिन कई गुना लाभ लेकर भारतीयों को उस कपड़े को क्या करने लगे, बेचने लगे। तो जो भारत पहले कपड़े का प्रोडक्शन करता था, प्रोड्यूसर करता था, वो आप क्या हो जाएगा, कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है। और जो प्रोडक्शन करने वाले आपके जुलाहे बुनकर आदि हैं, वे अंग्रेजों के औद्योगिकीकरण नीति का शिकार बनेंगे और वे आपके अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और जब वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो वे फिर से कहां पर रुख करेंगे, कृषि की तरफ। और कृषि पर अनावश्यक रूप से भारी दबाव बढ़ेगा। तो हम आगे देखेंगे कि अंग्रेजों की नीति के कारण जो आपका भारत का कपड़ा व्यापार था, ये बुरी तरह से क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हमने किसके बारे में जाने, अंग्रेज। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका अंग्रेजों का आगमन, अंग्रेजों की सत्ता और साम्राज्य का विस्तार। अंग्रेजों के बाद जो भारत आने वाले लोग हैं वो हैं आपके डेनिस। कौन है आपके, डेनिस। तो डेनिस लोगों को जान लेते हैं। ये है आपका यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में आपने देखा कि ये क्या है, पुर्तगाल, फिर ये स्पेन, फ्रांस, ये क्या है, बेल्जियम। क्या है आपका, बेल्जियम। ये है आपका नीदरलैंड। क्या है आपका, नीदरलैंड। और इसके पश्चात आप देखेंगे कि आपको देखना है डेनमार्क। क्या देखना है आपको, डेनमार्क। तो ये है आपका डेनमार्क। क्या है आपका, डेनमार्क। डेनमार्क के निवासी जो है वो आपके डेन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके डेनमार्क्स। तो अंग्रेजों के पश्चात भारत में आने वाले जो लोग हैं वो हैं आपके डेन्स। ठीक है। हमने आपको बताया था कि जब पुर्तगाल और स्पेन का वैश्विक स्तर पर व्यापारिक एकाधिकार हुआ, तो इस व्यापारिक एकाधिकार, इनकी समृद्धि, इनके वेल्दीनेस से उसके जो आपके यहाँ के स्थानीय देश हैं, है ना, आस पड़ोस के जो देश हैं, उनके मन में भी ये विचार आया कि क्यों ना हम भी भारत तथा पूर्वी देशों के साथ क्या करें, व्यापार करें। तो आगे आप देखेंगे कि फिर कौन आए, इसके बाद डच आए थे। कौन आए थे, डच। डच के बाद कौन आए, अंग्रेज आए। और अंग्रेज के बाद अब किसका मन पड़ गया, डेनमार्क का। डेनमार्क का भी मन हुआ कि वो भी भारत और पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ क्या करे, व्यापार करे। तो इन्होंने भी आप क्या शुरू करेंगे, प्लानिंग करना शुरू करेंगे। तो डेनमार्क में जो आपका शासक है, ये क्लियर है मैप, आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये डेनमार्क वाले क्षेत्र से कहाँ आएंगे आप, भारत। तो डेनमार्क का जो शासक है, तत्कालीन शासक, उसका नाम है क्रिश्चियन फोर्थ। कौन है आपका, क्रिश्चियन फोर्थ। क्रिश्चियन फोर्थ जो है, उसे वहां का एक प्रमुख व्यक्ति जो उसका सलाहकार है, जिसका नाम है मार्शेलिस डी बोसोवर। क्या नाम है, मार्शेलिस डी बोसोवर। ये जो मार्शेलिस डी बोसोवर है, इसने अपने शासक क्रिश्चियन चतुर्थ को सलाह दी। क्या आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पुर्तगाल, स्पेन और आपके अंग्रेज हैं यानी ब्रिटिश लोग जो हैं, वो भारत के साथ अपने क्या कर लिए हैं, ट्रेड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिए हैं। और उन लोग कितनी ज्यादा क्या होते जा रहे हैं, उन्नत और समृद्ध होते जा रहे हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हम यानी डेनमार्क के निवासियों को भी एक कोशिश करनी चाहिए कि हम पूर्वी देशों के साथ या भारत जो मुख्यतः वह देश है उसके साथ हम भी व्यापारिक संबंध स्थापित करें। तो ये सलाह किसने दी, आपके मार्शेलिस डी बोसोवर ने। किसको दी, आपके क्रिश्चियन चतुर्थ को। तो उसने मोटिवेट कर दिया। और मोटिवेट होने के बाद जो क्रिश्चियन चतुर्थ है, इसने भी विचार किया कि क्यों ना हम भी एक कंपनी को क्या करें, भारत भेजें या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए भेजें। तो ऐसी पहली कंपनी जो है उसका गठन किया जाएगा। 1616 में आपके डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठित की जाएगी और यहाँ का शासक उन्हें भारत के साथ और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 12 वर्ष का व्यापारिक एकाधिकार प्रदान करेगा। कितने साल का, 12 वर्ष का व्यापारिक एकाधिकार प्रदान करेगा। और बोले कि अरे वहां तो पहले से पुर्तगाल और डच और कौन है, अंग्रेज हैं, तो उनके साथ आपके क्या होंगे, युद्ध वगैरह भी होंगे, तो हम आपको क्या देंगे, सैन्य सहायता भी देंगे। इतने अश्योरेंस के बाद आपके डेनिस की जो कंपनी है या डेनमार्क की जो कंपनी है, वो क्या हो जाती है, एग्री कर जाती। क्या कर जाती है, एग्री। तो आप देखेंगे कि ये जो आपका डेनमार्क है, यहाँ के व्यापारी भी अब इस वाले मार्ग का अनुसरण करते हुए कहाँ आने वाले हैं, भारत। और इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए कहाँ जाने वाले हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार करने। इतनी बात क्लियर है। तो ये लोग भी अब कहाँ आने वाले हैं, भारत। कौन आएगा आपका, डेनिस लोग। कौन आएंगे आपके, डेनिस लोग, जो कहाँ के निवासी हैं, डेनमार्क के निवासी। ठीक है। तो अब आगे कौन आएंगे, आपके डेनिश लोग आएंगे। ये डेनिश लोग जो हैं वो आए और इन्होंने भारत में अपना जो व्यापारिक साम्राज्य स्थापित किया, उसे डेनिश इंडिया उपनिवेश के नाम से जाना जाता है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। कब हुई,
1616 में हुई। और अब ये अपनी व्यापारिक बस्तियों का यानी ट्रेडिंग जो आपके फैक्ट्रीज है उसकी क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। तो इनको भी यहाँ के स्थानीय शासकों से क्या करनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति लेने के बाद आप देखेंगे कि जो डेनमार्क के निवासी हैं, कौन है आपके डेनमार्क के निवासी, यानी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना 1620 में करी। कब की, 1620 में। और कहाँ कर रही है, ट्रैंकोबार, जो कहाँ का क्षेत्र है, तमिलनाडु का। दूसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना पश्चिम बंगाल के सेरामपुर नामक क्षेत्र पे किया, ठीक है। तीसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना इन्होंने निकोबार आइलैंड में, जो आपके दक्षिणी पूर्वी आपका द्वीपीय समूह है, वहां पर करेंगे। लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन जब आप देखेंगे तो पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना कहाँ किए हैं, कहाँ पर किया है, हाँ, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ दिख रहा है आपको क्या, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ट्रैंकोबार में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की। दूसरी कहाँ पर करी, शेरामपुर। तो शेरामपुर कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। और तीसरी कहाँ पर कर रहे हैं, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के कौन से आइलैंड पर, निकोबार। तो 3 एरिया आपको क्लियर है। पहला क्या बताया, ट्रैंकोबार, कहाँ पर, ट्रैंकोबार। दूसरा कहाँ पर, शेरामपुर वाले एरिया पर, ये वाले रीजन में। और तीसरा कहाँ पर, निकोबार, ठीक है। तो ये तीनों व्यापारिक फैक्ट्री आपको क्लियर है, होनी चाहिए। ट्रैंकोबार तमिलनाडु में 1620 में, सेरामपुर पश्चिम बंगाल कलकत्ता के निकट, और उसके बाद आपके दक्षिण पूर्वी द्वीप में कौन सा वाला, निकोबार आइलैंड, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहेंगे कि डेनिश लोग हैं, इनका जो व्यापारिक आधार है वो काफी उतना सशक्त नहीं था, कमजोर था, है ना। इनकी जो ट्रेडिंग पॉलिसीज है ये कमजोर थी, इनकी सैन्य क्षमता कमजोर है। तो ये लोग जो हैं इनका आगे चलकर जो मुख्य उद्देश्य बन जाता है वो बन जाता है कि भारत में ये ईसाइयत का प्रचार प्रसार करें। किसका, ईसाइयत का। तो ईसाइयत का प्रचार प्रसार करना या मिशनरियों को भारत में लाना इनका क्या बन जाएगा, मुख्य उद्देश्य। और चूंकि डेनिश कंपनी जो है वो आपके कैसी नहीं है, सशक्त नहीं है, और व्यापारिक वित्तीय आधार मजबूत नहीं है, तो ये लोग जो है वो कुछ आपके इलीगल एक्टिविटीज में क्या हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। प्रारंभ में आने वाली जो डेनिश कंपनी है उसका नाम है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1616 में, और 1650 तक भारत में क्या करती है, व्यापारिक गतिविधियां करती है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये लोग भारत में जो चाय का व्यापार है, भारत से क्या करते थे, चाय का व्यापार, और उस चाय को ये कहाँ बेचते थे, ये ब्रिटेन में बेचते थे। कहाँ बेचते थे, ब्रिटेन में, यानी लंदन में ले जाकर बेचते थे। ये पश्चिमी स्टेट ऑफ मैगलैंड के पश्चिमी देशों में और यूरोपीय देशों में क्या करते थे, चाय बेचते थे। अब आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज लोग भी चाय बेचते थे। कौन बेचते थे, अंग्रेज भी लोग भी जो है वो भारत की चाय का क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो ये लोग क्या करने लगे, चाय की तस्करी करने लगे, ठीक है। और चाय की तस्करी करके इन्होंने अपने व्यापार को क्या कर लिया, इलीगल कर लिया। तो अब अंग्रेज जो है वो इनके साथ क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे। तो पहले जो प्रारंभिक संघर्ष उनमें डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई, हार गई। और उसके बाद आप देखेंगे कि डेनिश की सरकार ने अगली कंपनी बनाकर भेजी जिसका नाम है एशियाटिक कंपनी। ये एशियाटिक कंपनी भी काफी अस्थिर थी, इनस्टेबल टाइप की थी। इसका भी कई बार रिस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजिंग होंगी, बार बार विघटन, बार बार पुनर्निर्माण होगा। आप देखेंगे कि 1670 में बनी, फिर 1729 में पुनः आई, फिर 1730 में आई, ठीक है। और फाइनली आपके एशियाटिक कंपनी जो डेनमार्क से आ रही है वो 1732 में आती है, जो वहां की सरकार ने कितने वर्ष के व्यापारिक अधिकार के बाद, 40 वर्षों के व्यापारिक एकाधिकार को प्रदान करके दिया था, ठीक है। अब ये जब आएगी तो इसका मुख्य जो क्षेत्र रहेगा वो रहेगा सेरामपुर। क्या रहेगा, शेरामपुर। तो आपने अभी मैप पे देखा था कि पश्चिम बंगाल में यहाँ पर जो कलकत्ता वाला क्षेत्र है यहीं पर क्या है आपका, शेरामपुर। ये शेरामपुर वाले क्षेत्र में अपना क्या करेंगे, व्यापार स्थापित करेंगे और व्यापारिक गतिविधियों का क्या बना लेंगे, इसे केंद्र। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार, ये गतिविधियों का केंद्र क्या है आपका, सेरामपुर, पश्चिम बंगाल। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है, मिशनरी गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया। जब ये अपना व्यापार अच्छे से नहीं चला पाए तो इन्होंने यहाँ पर अधिक जो काम किया है वो किया है ईसाइयत का प्रचार प्रसार, ठीक है। और ये मिशनरी एक्टिविटीज में आप देखेंगे कि 1799 ईस्वी में सेरामपुर में डेनिश जो कंपनी है उसने एक प्रेस की स्थापना करी, और इस प्रिंटिंग प्रेस से इन्होंने ईसाई धर्म से संबंधित लगभग 2 लाख किताबें प्रिंट करवाई, और उन 2 लाख किताबों को भारत में और इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में बेचा, और इसके माध्यम से लोगों के
मन में ईसाई धर्म के जागरूक करना या ईसाई धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करने लगे। तो जो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया भारत में, किसका? ईसाई धर्म का। और इसके अलावा फिर आप देखेंगे कि इनके संघर्ष किसके साथ हो जाएंगे? अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों के साथ संघर्ष होने के पश्चात जो आपका डेनिस लोग हैं, ये वैसे भी वित्तीय और आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत नहीं थे, इनकी सैन्य क्षमता उतनी अधिक विकसित नहीं थी। परिणाम स्वरूप ये अंग्रेजों से हार गए और फाइनली 1854 में, कब? 1854 में जो डेनिश कंपनी है, उन्होंने अपना कंप्लीट बिजनेस किसको बेचा? अंग्रेजों को बेचा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचा और यहां से टाटा बाय बाय। ठीक है, तो आपने देखा कि डेनिस का कैसे क्या हुआ? भारत में आगमन हुआ और डेनिस का आगमन होने के बाद ये लोग कहां से चले गए? भारत से चले गए। ठीक है, तो क्या साम्राज्यवाद विस्तार बहुत अधिक कर पाई? नहीं, मात्र 3 क्षेत्रों पे किया है। इनने सबसे ज्यादा प्रसार क्या किया है? ईसाई धर्म का किया। इनकी कंपनी उतनी मतलब अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो डेनिस के बारे में जानने के बाद अब आप लोग ये जान चुके हैं कि भारत में सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद डच। कहां से आए थे? नीदरलैंड। उसके बाद कौन आए? ब्रिटिश। ब्रिटिश के बाद डेनिश। कौन आए? डेनिश। और अब इनके बाद सबसे लास्ट में जो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं फ्रांस के निवासी। कहां से आने वाले हैं? फ्रांस के निवासी। तो फ्रांस के निवासी जो आएंगे, अब उनका आगमन पढ़ेंगे। तो फ्रांस से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? फ्रांस। ये यूरोप महाद्वीप का क्या है? मैप, जिसमें आपने देखा है कि ये क्या है आपका? पुर्तगाल, फिर ये क्या है? स्पेन, और ये है आपका फ्रांस। क्या है आपका? फ्रांस, है ना? सौंदर्य की नगरी। ठीक ठीक, क्लियर है? तो ब्यूटी पेजेंट्स देखते हो, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ऐसे कॉन्सेप्ट देखते हैं। हाँ, कला को जानते हो, संगीत की नगरी हो, चाहे नृत्य की हो, पेंटिंग्स हो, आर्टिस्ट हो, है ना, चित्रकार हो, इन सबको बड़े स्तर पर संरक्षण देने वाला जो देश है, उसका एक शहर है, क्या? पेरिस। कौन सा शहर है? पेरिस, जो क्या है? जो फ्रांस की राजधानी। तो पहला तो परिचय ये जान ले कि फ्रांस कहाँ है। इसके बाद आप देखते हैं कि फ्रांस जो है वो पश्चिमी यूरोप का देश है। किसका? ये नॉर्दर्न यूरोप है। हाँ, ये कैसा यूरोप होगा? वेस्ट। तो फ्रांस कहां पर है? पश्चिमी यूरोप का देश है। ठीक है, क्लियर? अब आप देखेंगे कि पश्चिमी यूरोप का देश है, इसके वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। ये कहाँ आए हुए हैं? भारत। अभी भारत में क्या चल रहा है? G20। ठीक है, तो G20 समिट में आए हुए हैं कौन? ठीक है, क्लियर? चलो, अब इसके बाद कि फ्रांस की, जब फ्रांस कंपनियां भारत में आई, तब उस समय में फ्रांस की जो मुद्रा थी वो थी फ्रैंक। क्या थी मुद्रा? फ्रैंक थी। लेकिन वर्तमान में फ्रांस किसका संगठन का समूह का देश है? यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन का मेंबर होने के कारण इसने अपनी करेंसी क्या बना ली है? यूरो। ठीक है, लेकिन प्राचीन मुद्रा क्या थी? फ्रैंक। चलिए, तो अब हम जो है वो फ्रांसीसी कंपनियों के आगमन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जैसा आपको बताया था कि आपके पड़ोसी को जलन होती है ना, और फिर वो भी क्या करता है? कार लेके आता है। वैसे ही जब पुर्तगाली आ गए, डच आ गए, डेनिस आ गए, ब्रिटिश आ गए, तो अब इनके भी मन में आया कि क्यों ना हम भी जाएं। ठीक है, तो फ्रांस का जो आपका शासक है, उस समय में तत्कालीन शासक थे आपके लुई 14। कौन थे आपके? हाँ, और उनकी जो आपकी संसद है या उनकी जो सरकार है, उस पे एक मंत्री है जिसका नाम है काल्बर्ट। क्या नाम है? काल्बर्ट। तो ये काल्बर्ट जो है वो फ्रांस के शासक लुई 14 को सलाह देने लगा कि हम लोग जो हैं, हमें भी भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध क्या करने चाहिए? स्थापित करने चाहिए। जब इसने ये सलाह दी तो इन लोगों ने भी क्या किया? एक कंपनी की क्या की? स्थापना की। इस कंपनी का नाम है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन इसका वास्तविक नाम जो है वो है कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल। ठीक है, तो ये उसका क्या है? वास्तविक नाम है। किसका? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, इस कंपनी की स्थापना कब हो रही है? 1664। ठीक है, अब यहां पर एक बात कि ये कंपनी केवल और केवल, या मैं बोलूं कि कंप्लीटली गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज और स्पॉन्सर्ड और फंडेड है। जो फ्रांस की सरकार है वो ये जानती थी कि यहाँ पर 4 यूरोपीय महाशक्तियां पहले से भारत में और दक्षिणी पूर्वी यूरोपीय देश, सॉरी, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में क्या है स्थापित है।
तो ये फ्रांस की कंपनी के लिए इतना आसान नहीं होगा कि ये लोग वहां पर क्या कर पाए, आसानी से अपनी व्यापारिक कंपनियों की स्थापना कर पाए। तो जब उनको पता ही था तो उन लोगों ने सोचा कि हमको अपनी कंपनी को कुछ स्पेशल फैसिलिटीज देनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो फ्रांस की सरकार है उसने इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइनेंशियल रिसोर्सेस अर्थात वित्तीय संसाधन और कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए। वित्तीय संसाधनों के अंतर्गत फ्रांस की सरकार इनको 20 लाख फ्रैंक देती है। कितने देती है? 20 लाख फ्रैंक की देती है। और कहती है कि आप जब वहां जाएंगे तो आपके जब सैन्य संघर्ष होंगे तो उसमें जितना भी खर्चा होगा उसका पैसा या उसकी क्षतिपूर्ति का खर्चा हम वहन करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये सैन्य सहायता भी देगी। क्या देगी? सैन्य सहायता। तो कंपनी के समस्त खर्चे, कंपनी का संपूर्ण पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्धारण का काम जो है वो फ्रांस की गवर्नमेंट कर रही है। इसीलिए यह पूर्णतः सरकारी अधिपत्य वाली कंपनी है। कौन सी कंपनी? आपके कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलिस। ठीक है। अब ये कंपनी कहां से आएगी? फ्रांस से आएगी। कहां से आएगी? फ्रांस से। तो ये कंपनी यहाँ फ्रांस से आती है तो नीचे कौन सा महाद्वीप पड़ेगा? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। ये आपका फ्रांस दिख रहा है तो यहाँ अपन ऐसा बना लेते हैं फ्रांस। और यहाँ पर कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। यहाँ पर है मेडागास्कर। क्या है आपका? मेडागास्कर। तो ये फ्रांस वाले क्षेत्र से मेडागास्कर वाले क्षेत्र पर आई। कहाँ आई? हाँ। तो ये भी डायरेक्ट भारत नहीं गए। ये डायरेक्ट भारत नहीं गए। कहाँ गए? मेडागास्कर। और यहाँ पर इन्होंने अपनी कॉलोनीज या उपनिवेश डेवलप करने का प्रयास किया, परंतु ये अपना उपनिवेश यहाँ स्थापित नहीं कर पाए और फ्रांस कंपनी का या फ्रेंच कंपनी का पहला प्रयास असफल था। क्या रहा? पहला प्रयास असफल। इसके बाद जो है ये कंपनी जो है वो कहाँ आएगी? भारत। तो भारत में जो आपका फ्रांसीसी दल आएगा उसको हेड या उसका नेतृत्व कर रहे थे फ्रांसिस कैरोन। कौन कर रहे थे? फ्रांसिस कैरोन। तो फ्रांसिस कैरोन के नेतृत्व में ये फ्रांसिस दल भारत में कब पहुंचा? 1667। कब पहुंचा? 1667 में भारत पहुंचेगा। अब ये जो फ्रांसिस कैरोन है इनकी नेतृत्व में भारत पहुंचेगा। और जब ये भारत पहुंचेंगे तो अब ये भारत में जो केंद्रीय सत्ता है उससे क्या करने लगेंगे? अनुमति लेने लगेंगे। स्थानीय शासकों से अनुमति लेने लगेंगे और व्यापारिक कोठियों की स्थापना की अनुमति लेंगे। अब जब इनको व्यापारिक कोठियों की स्थापना के संदर्भ में अनुमति मिलेगी तो इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित करी? कहाँ स्थापित करी? सूरत में। ये है आपका सूरत। ठीक है। तो पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित कर रहे हैं? सूरत में। कब स्थापित करे? 1668। तो 1668 में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की जो किसके नेतृत्व में स्थापित की गई? फ्रांसिस कैरोन के नेतृत्व में। क्लियर है। इसके बाद आप देखेंगे कि इनको अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी को स्थापित करने की अनुमति 1669 में मिलेगी। कब मिलेगी? 1669 में। और मसूलीपट्टनम नामक क्षेत्र पर इन्होंने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी की क्या की? स्थापना करी। फिर आप देखेंगे कि ये मसूलीपट्टनम वाला जो क्षेत्र है, यहाँ आपने देखा था कि आंध्र प्रदेश में यहाँ जो क्षेत्र है इसे क्या नाम से जाना जाता है? गोलकुंडा। तो इस वाले क्षेत्र पर, मसूलीपट्टनम वाले क्षेत्र पर इन्हें व्यापारिक कोठी की स्थापना करने के लिए किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? गोलकुंडा के सुल्तान से। तो गोलकुंडा के सुल्तान को कन्विंस करने वाला जो व्यक्ति है या फ्रांस का जो नागरिक है वो है मरकारा। क्या है आपका? मरकारा। तो मसूलीपट्टनम वाले क्षेत्र में मरकारा के नेतृत्व में इन्होंने अपनी क्या की? ट्रेडिंग पोस्ट की स्थापना करी। और यहाँ पर फ्रांसिस कैरोन, ठीक है, इसके नेतृत्व में करी। इसके बाद ये लोग जो हैं वो आपके वैलीकोंडापुरम, कहाँ जाएंगे? हाँ। तो वैलीकोंडापुरम नामक एक छोटा सा क्षेत्र जो था वो आपके यहाँ पर वैलीकोंडापुरम नामक जगह पर, ये वाली जगह पर एक छोटा सा क्षेत्र है जिसका नाम है पौंडीचेरी। क्या है आपका? पौंडीचेरी। तो अब ये वैलीकोंडापुरम जाकर यहाँ पर पांडिचेरी नामक नगर वहां के शासक से क्या करने वाले हैं? प्राप्त। तो फ्रांसीसी जो हैं उन्होंने 1673 में, कब? 1673 में वैलीकोंडापुर के जो शासक हैं जिनका नाम क्या है आपका? शेर खां लोधी। कौन है आपके? शेर खां लोधी। इनको कन्विंस किया और इस वाले क्षेत्र पर एक छोटा सा गांव क्या था आपका? पुडुचेरी, जिसे आप पांडिचेरी के नाम से भी जानते हैं। इस पुडुचेरी नामक क्षेत्र को क्या कर लिया? वैलीकोंडा के शासक शेर खां लोधी से इन्होंने ले लिया और यहाँ पर पांडिचेरी में इन्होंने तीसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना करी। तो तीसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना की और इस व्यापारिक कोठी का जो प्रमुख बनाया गया उसका नाम है फ्रैंको मार्टिन। कौन है आपका? फ्रैंको मार्टिन। तो पहली वाली का नेतृत्व फ्रांसिस कैरोन, दूसरी का मरकारा
और तीसरी का फ्रैंको मार्टिन। ठीक है, तो फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में इन्होंने पांडिचेरी में तीसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ आएंगे, इसके बाद आएंगे ये बंगाल वाले एरिया में। कहाँ आएंगे, बंगाल। और बंगाल वाले एरिया में जगह का नाम है चंद्रनगर। क्या नाम है, चंद्रनगर। तो ये चंद्रनगर नामक स्थान पर ये अपनी चौथी व्यापारिक कोठी की क्या करने वाले हैं, स्थापना। तो यहाँ पर ये अब अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना करेंगे पश्चिम बंगाल के चंद्रनगर वाले क्षेत्र पर, और यहाँ पर अपनी क्या करेंगे, अपनी मजबूत स्थिति बनाएंगे। इस प्रकार से इन्होंने, आप देख रहे हैं कि पांडिचेरी ने कहा कहा, पहला, दूसरा मसूलीपट्टनम, तीसरा पांडिचेरी, और चौथा चंद्रनगर। कहां पर, चंद्रनगर। इन सभी क्षेत्रों पर अपनी ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित करी, परंतु पांडिचेरी में इन्होंने अपनी सबसे ज्यादा स्थिति का मजबूतीकरण किया, और इन्होंने अपनी जो व्यापारिक कोठी कहां पर स्थापित की है, पांडिचेरी वाले क्षेत्र पर, इसका फोर्टिफिकेशन किया। क्या किया, फोर्टिफिकेशन, यानी किला बंद कोठी का निर्माण किया। कहां पर, पांडिचेरी में। अब यहाँ पर ये जो पांडिचेरी वाला रीजियन है, जहां पर ये आपके किलाबंद कोठी का निर्माण करेंगे, वहां पर जिस किले का निर्माण होगा उसका नाम है फोर्ट लुई। क्या है आपका, फोर्ट लुई। तो इस प्रकार की आपकी व्यापारिक कोठी का निर्माण किया गया, किस वाले क्षेत्र पर, पांडिचेरी वाले क्षेत्र पर। और उस व्यापारिक कोठी को स्थापित कराने वाला व्यक्ति जो है वो कौन है आपका, फ्रैंको मार्टिन। तो इस फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व पर उन्होंने उस फैक्ट्री की क्या की, स्थापना की। ठीक है, अब इसके अलावा इन्होंने बंगाल वाले क्षेत्र पर तो बता दिया है कि बंगाल में चंद्रनगर क्षेत्र को क्या किया, विकसित किया, और यहां पर चंद्रनगर में कब स्थापित करी, 1690। तो आप लोगों ने ये जाना कि अब जो फ्रेंच लोग हैं ये भी क्या कर रहे हैं, इन क्षेत्रों पर अपना विकास कर लिए, व्यापारिक कोठियों की क्या हो गई, स्थापना। लेकिन आप जान रहे हैं कि इसके पहले यहाँ पर कौन है, अंग्रेज। कौन है अब, अंग्रेज। तो क्या अंग्रेज इनको यहाँ पर आसानी से व्यापार करने देंगे, नहीं। तो आप किसकी शुरुआत होगी, युद्ध की। किसकी शुरुआत होगी, युद्ध की। तो सबसे पहले जो लड़ेंगी वो यूरोपीय शक्तियां खुद आपस में लड़ेंगी। ठीक है, क्या होती हैं, यूरोपीय शक्तियां खुद आपस में लड़ेंगी। और ये दो यूरोपीय शक्तियां कौन, आपके अंग्रेज और फ्रांस। ठीक है, ये दोनों यूरोपीय शक्तियां, चूंकि पांडिचेरी में इन्होंने क्या बनाया है अपना हेडक्वार्टर, किन्होंने, फ्रांसिस कंपनी ने। तो इसी वाले क्षेत्र पर इनके युद्ध होंगे। किस वाले क्षेत्र पर युद्ध होंगे, फ्रांस, आपके पांडिचेरी वाले क्षेत्र पर। इस रीजन को कार्नेटिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो इस वाले क्षेत्र पर कार्नेटिक वॉर्स होने वाले हैं। क्या वॉर होंगे, कार्नेटिक वॉर। और आप देखेंगे कि इस कार्नेटिक वॉर में, जिसको सामान्य तौर पर किताबों में कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, तो आपके 3 एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स होंगे। 3 क्या होंगे, एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स। और एंग्लो शब्द जो है वो अंग्रेज को बताता है। और आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन लड़ने वाले हैं, तो आपका है अंग्रेज वर्सेस आपके फ्रांस। कौन लड़ने वाला है, अंग्रेज वर्सेस फ्रांस। फाइनली इन 3 युद्धों के बाद जीतेगा कौन, हाँ। और जब अंग्रेज जीत जाएंगे तो आगे 350 साल तक शासन कौन करेगा, अंग्रेज। और फ्रांसीसी जो हैं, जैसे पुर्तगाली अपने 3 क्षेत्र में सीमित हो गए थे, गोवा, दमन और दीव में, वैसे ही फ्रांसीसी जो है वो अपने एक क्षेत्र पांडिचेरी में ही क्या रह जाएंगे, सीमित। जैसे पांडिचेरी, कराईकल, यनम, माहे, इन क्षेत्रों पर कौन सी बस्तियां रह जाएंगी, पुर्तगाली बस्तियां। बाकी क्षेत्र पर सब जगह किसका कब्जा हो जाएगा, अंग्रेजों का। सॉरी। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो आपका कब्जा होगा कितने युद्धों के माध्यम से, 3 एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स होंगे। और इसके माध्यम से अंग्रेजी सत्ता जो है वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ क्या कर पाएगी, सिद्ध कर पाएगी। और अन्य सभी यूरोपीय शक्तियों का अंत करके अब अंग्रेज जो है वो भारत में अपने राजनीतिक सत्ता की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। तो कल की क्लास में जो है वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल की क्लास में पढ़ेंगे एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स। क्या पढ़ेंगे, एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहाँ पर क्या होती है, एंड कल की क्लास में हम पढ़ेंगे एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स। थैंक यू।